हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज जल्दी से नोट डाउन करो, लिखो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। हमने पहले लिखा था फादर ऑफ, हाँ, सुपर कंप्यूटिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी तो लिखा लिखा था ना। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग पूछा जाएगा तो तुम क्या लिखोगे? सॉरी, लिखोगे एलन ट्यूरिंग। क्या लिखोगे? एलन ट्यूरिंग। इसने क्या बनाया था? ट्यूरिंग मशीन। क्या बनाया था? क्या बनाया था? ट्यूरिंग मशीन। इसी के नाम के बेसिस पे उसको नाम दिया है मशीन को। ठीक है, बता रही हूँ। तो यही चीज याद रखनी है इसमें। अब ट्यूरिंग मशीन क्या थी? आज के टाइम पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, वो क्या करता है? कंप्यूटेशन के लिए एल्गोरिदम्स और बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तरीके यूज करता है, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती है उनको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो वो उसका बेसिस किसने रखा था? इन्होंने रखा था। किसने रखा था? एलन ट्यूरिंग ने रखा था। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। जो आज के टाइम पर कंप्यूटेशनल या कैलकुलेशनल बेस है, वो इस मशीन से उसकी बेस रखी गई थी। समझ आया? पक्का? ठीक है, ये याद रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो पहले एसएससी या कहीं पे पूछे गए हैं, उनके तुम मुझे आंसर दोगे। ठीक है, हमारे फर्स्ट टॉपिक से ही पूछूं? ठीक है। अ, एक क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, सीजीएल 2015 में पूछा था, एसएससी सीजीएल, पता ना एग्जाम का। तो उसमें पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था? बहुत सिंपल, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर्स? करेक्ट। मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन। सीजीएल तो तुमको पता होगा पेपर कैसा आता है, उसमें ज्यादा तुमसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बहुत वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से होते हैं। अगर तुमको इतना भी थ्योरी पार्ट पता है तो तुम वो क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? Second generation computers can be characterized largely by their use of, हाँ, ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने टर्मिनेटर्स बोला था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था आईबीपीएस पीओ 2016 में। उसमें बहुत रेयर होता है कि कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब पूछा जाता है तो बहुत बेसिक पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा तुम्हारी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीज वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? राइट। फिर उसके बाद, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, चिप पूछ रहा है वो, माइक्रो प्रोसेसर भी एक चिप पे रखा जाता है। चिप किसके लिए एक कॉमन है? हाँ, बोला था मैंने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इंटीग्रेटेड चिप्स इज वन वन एंड दी सेम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? आईबीपीएस क्लर्क 2014 एंड 2015, दोनों साल पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इसको क्रैक करना, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी ऑप्शन था। तुमने माइक्रो प्रोसेसर जवाब दिया तो तुम मार्क करके भी वही आते। जस्ट इन केस तुमसे ऐसा सवाल पूछा जाता तो ये तुमसे तुम्हारा नंबर काट देता है। इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसे बोली जाती है कि इसकी जगह मैं ये नाम भी यूज कर सकती हूँ, इसकी जगह मैं वो नाम भी यूज कर सकती हूँ, वो भी तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ, राइट। हमने लिखा था मोस्टली सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो जब भी तुमसे ऑप्शन पूछा जाए और उसमें मेटल या नॉन मेटल कुछ भी लिखा जाए तो तुम क्या चूज करोगे? सिलिकॉन चूज करोगे। ये कहाँ पूछा गया था? आईबीपीएस क्लर्क 2014। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा, एक ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे बताना कि इनमें से क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। कॉस्टलियर समझते हो, कौन सा सबसे ज्यादा महंगा होगा इनमें से। अब मैं ऑप्शन देती हूँ, तुम सोचो और मुझे आंसर करो, ठीक है। ऑप्शन है, नंबर 1 सर्वर, नंबर 2 नोटबुक कंप्यूटर, नंबर 3 पर्सनल कंप्यूटर, नंबर 4 लैपटॉप कंप्यूटर, नंबर 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर्वर सबसे महंगा होगा? नहीं, मेन फ्रेम सबसे महंगा होगा। जो चीज जितनी कॉम्पैक्ट होती जाएगी वो उतनी ही कॉस्ट इफेक्टिव होती जाएगी, है ना। तो तुम इसको किस तरीके से जवाब दे सकते हो, किसमें तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है बनाने में, वो तुम्हें ज्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है। सर्वर्स तो अब हर कंपनी खरीद सकती है, कहीं पर भी किसी भी बिजनेस के लिए, छोटे से छोटे आउटलेट में भी सर्वर्स लगे होते हैं, शॉप्स में लगे होते हैं अब सर्वर्स। तो अगर वो इतना महंगा होता वो शॉप्स तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। समझ में आया। ये कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, आईबीपीएस क्लर्क 2015, ठीक है। आईबीपीएस पता है क्या है, आईबीपीएस पता है क्या है। आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम्स की जो एपेक्स अथॉरिटी है ना, जैसे पीएससी के लिए यूपीएससी है हमारे पास, यहाँ पर जेकेपीएससी है, वैसे ही जो नेशनल लेवल पे बैंकिंग जो सेमी गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं या गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उनके लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो उसको कंडक्ट करती है ऑल इंडिया लेवल पे हर साल, वो आईबीपीएस है, ठीक है। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, computer system which do not require any storage device. I repeat, computer system which do not require any storage device, ठीक है। अब ऑप्शन देती हूँ, सोचो और जवाब दो। A एनालॉग, B डिजिटल, C हाइब्रिड एंड D थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। कौन सा होगा जिसको स्टोरेज की जरूरत नहीं होगी, सोचो, बहुत आसान है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में सिग्नल ले रहा है, उसको साइमल्टेनियसली रीड कर रहा है, और वो फिजिकल वेरिएबल की फॉर्म में सिग्नल ले रहा है। तो डेटा तो वो कहीं ले नहीं रहा स्टोर करने के लिए कि उसको रिमेंबर करना पड़े। जैसे थर्मोमीटर की हमने बात की थी, 1 मिनट तुमको उसको मुंह में रखना पड़ेगा, तुमने निकाल दिया तो इट विल स्टॉप, इट विल नॉट गिव यू एनी रीडिंग, है ना। 1 मिनट रखा जाता है थर्मोमीटर, क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो उसको स्टोर नहीं करने वाला। जो तुम उसको डेटा दे रहे हो, एक सेकंड रख के फिर वो स्टोर कर ले, फिर तुम थोड़ा निकाल दो, फिर 1 सेकंड बाद फिर रख लो, वो नहीं कर सकता। वो कंटिन्यूस उसको 1 मिनट के लिए रखो मुंह में, तो वो कंटिन्यूस वो एनालॉग जो सिग्नल उसको मिल रहा है टेम्परेचर का, वो लेता रहेगा और फिर वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो विच कंप्यूटर्स डू नॉट रिक्वायर स्टोरेज आर एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2016, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। पहले सुन लेना, तुमने परम में 8000 पढ़ा है मुझे पता है, तुमने एरावत पढ़ा है मुझे पता है, इसमें उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पर तुम ऑप्शन सुनो और मुझे जवाब दो, ठीक। मैं रिपीट करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर्स इज डेवलप्ड बाय इंडिया। ऑप्शन सुनो, परम युवा 2, बी ऑन शेप, सी वेन गेज एंड 4 पिक्सर। कौन सा होगा? एग्जैक्टली क्योंकि परम सीरीज ही सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज बनी, और वो किसने इन्वेंट की थी? इंडिया ने, ठीक है। समझ आया? बता, सबको याद करने की जरूरत नहीं, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परम पढ़ा तो वही तुम्हारा जवाब है। समझ में आया कैसे तुमको जवाब सोचना है? ठीक है। ये कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में, अभी रिसेंटली, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन बोल रहा है परम, क्रे 01, देन परम ईशान, देन ई प्राम। सिर्फ परम, क्योंकि उसके आगे उसमें नाम ऐड होने लगे। अगर पहला, अगर तुम्हें सिर्फ परम दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर परम 8000, उसके बाद उसके नाम बढ़ते चले गए, ठीक है। समझ आया? पक्का? हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, तुम्हें डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन मेंशन हो सकता है। अगर सिर्फ परम लिखा है, दैट इज नथिंग बट परम 8000, उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं,
ठीक है, अगर उसके साथ कोई नाम दिख रहा है दैट इज नॉट फर्स्ट। इसमें दोनों ऑप्शन है, परम इज योर आंसर जब बोल रहा है फर्स्ट। अगर वो सिर्फ सुपर कंप्यूटर बोल रहा था तो वो दो जगह परम नहीं लिखता। पिछला क्वेश्चन बोला ना, उसमें एक ही जगह परम लिखा ना उसने, क्योंकि उसको पता था किसी को भी चूज कर सकते हो, एनी ऑफ द परम सीरीज इज अ सुपर कंप्यूटर। पर पहला अगर बोला जाएगा तो या तो वो परम होगा, और अगर स्पेसिफिकली पूरा नाम लिखा है, जैसे मेरा नाम पूरा नाम इज प्रियंका पंडिता, ठीक है, बट पीपल कैन कॉल मी प्रियंका, राइट? ऐसा थोड़ी है कि प्रियंका बोला मैं पलटू ही ना, प्रियंका पंडिता बोला तो भी पलटूंगी, प्रियंका बोलेंगे तो भी पलटूंगी। वो तो फिर पूछ के पता चलेगा ना, मैं प्रियंका या कोई और प्रियंका। समझ में आया? तो उसने सिर्फ परम यूज किया है, यू विल कंसिडर दैट एज द फर्स्ट अगर तुम्हें एक से ज्यादा परम ऑप्शंस दिख रहे हैं। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के तो हैं, बट व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स? देखो कॉपी में। ये कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2018। सोचो कितना बेसिक क्वेश्चन है, पर तुमको नहीं याद था। कुछ को याद था, कुछ को नहीं था। इसने तो बताया था माइक्रो। अच्छा, ये बहुत आसान है, सुनो। द डैश कंप्यूटर is the most common type of computer. It is used to process information with quantities, usually using the binary number system. ठीक है, ये कहाँ पूछा गया है? यूपी ट्रिपल एस सी, उत्तर प्रदेश का पेपर है, उनका एसएससी है, वहां पर पूछा गया है। कब? 2018 में। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग? सुपर कंप्यूटर तो बहुत सारे काम के लिए यूज कर रहे हो, सुपर कंप्यूटर इज नॉट द आंसर। हमने एक और कैटेगरी में इनको डिवाइड नहीं किया था? मैं एक एप्लीकेशन बता रही हूँ। हाँ, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। आपको एक ही जगह नहीं ना सोचना कि सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, उसी में नहीं घूमना है। अगर कोई एप्लीकेशन बोल रहा है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाएगा, है ना, तो तुम वहां पर क्या बोलोगे? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो अब आगे बढ़े। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किस टॉपिक से किए, जो हमने पहला टॉपिक कवर किया वहां से। ठीक है, आज हमारा दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तुम्हारे यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है स्क्रीन पे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। वर्ड, मेन फ्रेम, एनालॉग, स्पेसिफिक कंप्यूटर। यस रोहित एंड दीपिका, करेक्ट आंसर्स। जो भी हम क्लास में बोलते जा रहे हैं उसको प्लीज नोट डाउन भी करते रहना। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, जहां पर इन्होंने ये डैश डैश करके दिखाई है ना लाइंस, वो इसी तरीके से ड्रॉ करना, और जो कंप्लीट लाइंस है उनको उसी तरीके से ड्रॉ करना। कौन से पेपर के लिए मतलब वो कर रहे हो? सब इंस्पेक्टर? कब निकलेंगे उसकी पोस्ट फिर से? सिर्फ वही पेपर देना है? अच्छा। अच्छा, वो मेजर एम है, और उसके साथ उसके अलावा और पेपर देने हैं? अच्छा, बाकियों का सोचा नहीं अभी? है?
तुमने क्या देना है, कौन सा पेपर के लिए पढ़ रहे हो? अच्छा, जो भी पास होगा बेस्ट, ये बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि फिर ना लिमिट नहीं करते तुम अपने ऑप्शंस। अच्छा, तुम कौन से पेपर के लिए पढ़ रहे हो? जो भी पास होगा। अब उसको बेस्ट आंसर बोला तो सबका आंसर वही नहीं हो सकता, दो ने दे दिया है, आगे अब सब वही आंसर नहीं देंगे। तुम किस पेपर के लिए पढ़ रहे हो? एमईएस? वो कौन सा पेपर? अच्छा 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 अच्छा, ओके। और तुम कौन से पेपर के लिए पढ़ रहे हो? हाँ, अच्छा, सबके लिए जो भी निकल जाए। अच्छा, सब तुम कौन सा? एनटी? नाइस। तुम? ठीक है। और तुम पीछे चेक शर्ट? सब इंस्पेक्टर के लिए। अच्छा, तुम साथ में हो, जानते हो एक दूसरे को? नहीं जानते हो, मतलब यहाँ से बाहर से जानते हो? यहीं आकर के दोनों का अलाइन हो गए मोटिव्स? तो आईएएस क्यों छोड़ा? मतलब और ऑप्शंस रखो, बाकी जो पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ते रहो। काफी हंसते हुए बोला वैसे तुमने ये, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुम सब इंस्पेक्टर, तुम सब इंस्पेक्टर? अच्छा, डिसाइड नहीं किया। चलो कोई नहीं, वैसे भी एसएसबी के ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम रहता है। बाकी एक चीज अच्छी है कि यहाँ की लड़कियों को पता है उनको क्या करना है, लड़कों ने कॉपी कर लिया आंसर्स हैं। ये तो फिर कोर्स वर्क में भी होता था ना, लड़के कॉपी कर लेते थे, लड़कियां पढ़ के आती थी, होता था ना। चलो अच्छी बात है। एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, मतलब तुमको अपना प्राइम टारगेट पता होना चाहिए, बट उसी एक टारगेट के पीछे भागना भी गलत हो जाता है आज के टाइम में, जब जॉब्स है ही नहीं। जॉब्स नहीं है, उसके बाद जो है वो भी कब खत्म होती है पता ही नहीं लगता। अभी भी कितने सारे पेपर 2018 में फॉर्म निकाल करके फिर उसके अब पेपर हो रहे हैं, कितने सारे तो बेचारे भूल भी गए होंगे हमने फॉर्म भरा था, है ना? होता है ऐसा, मैंने भी एक फॉर्म भरा था, उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ, तो मुझे पता भी नहीं चला उसका क्या हुआ नेक्स्ट। पता नहीं, स्किल डेवलपमेंट में ना कंप्यूटर साइंस लेक्चरर का था शायद वो, तो मैंने वो फिल किया था, बट उसके बाद में ना मुझे उसका समझ ही नहीं आया उसका क्या हुआ वगैरह, और अब मैं फॉर्म भी भूल गई हूँ कहाँ है। तो मतलब इसीलिए ना पता होना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला एनटी, तो उसको पता है वो उसका प्राइम टारगेट एनटी है, तो एनटी इज अ मच मोर डिफिकल्ट पेपर देन जो जेकेएसएसबी के बाकी पेपर हैं। तो उसका क्या है, अम्ब्रेला थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो उसकी जो मेहनत है वो बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, तो उसके जो बाकी पेपर हो रहे हैं ना वो निकालना उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एनटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मैथ्स कंपोनेंट एंड ऑल, अदरवाइज सिलेबस सेम है। और एक और चीज बहुत अच्छी होती है, जैसे उन्होंने बोला मैं सुपरवाइजर के लिए पढ़ रही हूँ, तो शी नोज व्हाट सिलेबस शी हैज टू कंप्लीट, पूरा कौन सा सिलेबस करना है, कौन से को कैसे मुझे किस तरीके से पढ़ना है, वो स्ट्रैटेजी बनाना ना इजी हो जाता है। तो सोचो दिमाग में और सोचो कि तुमको करना क्या है एक्चुअली, और उसके बाद में आगे पीछे के सारे पेपर दो। क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तुम लोगों के? मतलब मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, क्या फेवरेट है तुम्हारे जो तुम ये पढ़ रहे हो कोर्स में इसमें? कंप्यूटर? वेरी गुड, +10। चलो कंप्यूटर ऑप्शन से निकाल देते हैं, उसके अलावा बताओ कौन है, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथ्स आती है? रीजनिंग आती है? नहीं आती है सच में? कोई बात नहीं। बना लिया? तुमने बना लिया? तुमने इतना स्लो लिखा तो भी उतना सुंदर नहीं लिखा। अच्छा, एक बार बना के काट दिया है? करो जल्दी।
पढ़ा है, देखा है पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कुछ फेमिलियर है ये? ना बोल रहे हो तुम? शुक्र है, ये तो नॉर्मल डेस्कटॉप में भी देखा होगा, कीबोर्ड शीबोर्ड तो दिख ही जाता है आंखों से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तब हमको जब डिफरेंशिएट कराना होता था कि हार्डवेयर कौन सा है सॉफ्टवेयर कौन सा है, एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन यूज करते थे। क्या यूज करते थे, कैसे बताते? हाँ, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। आज भी तुम वही याद रखोगे, ठीक है? चलो आगे पढ़ाऊं? हो गया? ठीक है, वेरी गुड। देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा हो जाता है? हमारा जो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट है, एएलयू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या है? सारी कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है जो है कंट्रोल यूनिट, जिसका काम है ये सारी कोऑर्डिनेशन बिठाना कि डेटा कहाँ से लेना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को अब एग्जीक्यूट करना है, डेटा को कहाँ स्टोर करना है, ये सब काम हमारा कौन कोऑर्डिनेट करता है? कंट्रोल यूनिट। कहाँ पाए जाते हैं ये दोनों चीजें? सीपीयू में। क्यों? सीपीयू क्या है हमारे सिस्टम का? ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में कैलकुलेशंस कौन परफॉर्म करता है? हमारा ब्रेन। तो वैसे ही इसमें भी कौन परफॉर्म करेगा? इसका ब्रेन, है ना। और वो क्या है? सीपीयू। इसका मतलब ये जो तुमको दिखाया, ये जो पोर्शन तुमको दिखाया गया है, ये क्या है? तुम्हारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तुम्हारा सीपीयू। अब इसमें तुम बोलोगे ये क्या है? रजिस्टर्स क्या है? ये एक बफर, मतलब एक छोटी छोटी ना चिप्स होती है मेमोरी की। किसकी? मेमोरी की, जो कि मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर आती है। मेमोरी हायरार्की से मेरा मतलब है फास्टेस्ट मेमोरी की जो हायरार्की बनती है ना, सबसे नीचे सबसे स्लोएस्ट, फिर उसके ऊपर उससे ज्यादा तेज, उससे ज्यादा तेज, उससे ज्यादा तेज। तो ये रजिस्टर्स फॉल एट दी टॉप, क्योंकि ये सबसे फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होते हैं? एक बड़ा अच्छा रीजन है इसका, क्यों फास्ट होते हैं बताओ? ये तो तुम देखकर बता सकते हो, बताओ। नहीं। हाँ, देखो, जब आपके पास आपने कोई डेटा इनपुट किया अपने सिस्टम में, ठीक है, अगर वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाए? मेन मेमोरी में स्टोर हो जाए, ठीक है। मेन मेमोरी सीपीयू के अंदर है क्या? नहीं है। तो सीपीयू को बार बार एक एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा, एक तरीके से उसको जगाना पड़ेगा कि भाई मुझे इस डेटा की जरूरत है, लाओ मुझे ये डेटा दो। फिर से वो एक एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब जैसे इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है कि हम a प्लस बी ही देंगे, हो सकता है हम उसको बोल रहे हैं करने को a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी माइनस डी इज इक्वल टू ई, एंड देन e इंटू एफ इज इक्वल टू जी। तो क्या ये एक स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन है? नो। नाउ इट बिकम्स एक पूरा क्या? इंस्ट्रक्शन का सेट, जिसमें 3 अलग अलग फंक्शंस जो है उसको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब तुम आते हो और तुम देते हो उसको एक डेटा। तुम क्या बोलते हो उसको? बोलते हो ए को तुम ले लो 1, बी को तुम ले लो 2, सी कौन कैलकुलेट करेगा? तुम्हारा सिस्टम, क्योंकि तुमने उसको क्या दी है? इक्वेशन दी है। उसने सी को क्या कैलकुलेट करना है? 3 कैलकुलेट करना है। वो आएगा नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे। वहां सी में से उसको माइनस क्या करना है? डी। डी को सपोज तुमने दे दिया 2, क्या निकाला उसने? ई। ई निकाला तो फिर वो यहां आया, ई में क्या मल्टीप्लाई करना है? एफ। एफ को सपोज तुमने दे दिया 10, उसको मिलेगा जी। तुम्हारा आउटपुट क्या है? तुम्हारा आउटपुट है जी। मैथ्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, तुम मेरे को इंग्लिश जो मैंने वेरिएबल बोला है उसकी फॉर्म में बोलो। तुम्हारा आउटपुट क्या है? जी, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन क्या तुम 3 डिफरेंट स्टेप्स में उसको इंफॉर्मेशन दोगे? क्या वो तुमसे हर लाइन के बाद पूछने आएगा बताओ भाई डी क्या देना है? ऐसे करेगा तुम्हारा सिस्टम? नहीं। तुम अपनी इंफॉर्मेशन पहले ही दे दोगे, तुम अपना डेटा पहले ही दे दोगे, इट विल परफॉर्म एंड गिव यू जी, जो 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके तुम्हारे पास आएगा, राइट। अब क्या होता है, सपोज उसने ए बी डी और एफ की वैल्यू ले ली तुमसे, ठीक है। अब उसने उनको स्टोर कर दिया मेन मेमोरी में,
ठीक है। अब वो पहली इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। उसको क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी को बोलना पड़ेगा भाई मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, मेन मेमोरी को उसने पूछा तो वो क्या करेगा, इसको फिर क्या देगा, वैल्यू देगा सीपीयू को। तुम्हें दे दी ए और बी की वैल्यू, चलो ठीक है, यहां तक उसने क्या कर लिया, एएलयू में उनको परफॉर्म कर दिया, उसको मिल गया सी। अब वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे जा रहा है, सपोज 2 पे जा रहा है, उसको रियलाइज हुआ ओहो अब तो मुझे डी भी चाहिए, है ना, क्योंकि एट अ टाइम वो एक ही इंस्ट्रक्शन को लेने वाला है, वो एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एट अ टाइम वो एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसमें जो उसको चाहिए था उसने मांग लिया। अब वो सेकंड को एग्जीक्यूट करने लगा तो उसको रियलाइज हुआ ओ शिट मुझे तो सी के साथ अब डी भी चाहिए। तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने बाहर जो मेमोरी है उसको फिर जगाना पड़ेगा कि भाई अब तो मुझे डी दे दो, है ना। वो उसको डी देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से कोई चीज आते आते टाइम लगता है। इस कमरे में अगर मुझे पेन चाहिए तुमसे, मैं बोलूंगी पेन दे दो, तुम उठोगे मुझे पास कर दोगे, आई विल यूज इट। अगर मुझे पेन बाहर से लेना है तो ऑब्वियसली मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वहां पर बोलना पड़ेगा, वो पेन ढूंढेंगे, पेन देंगे, देन आई विल कम बैक एंड स्टार्ट। ज्यादा नहीं तो 1 या 2 मिनट तो लगेगा ना, और कमरे में मुझे कुछ सेकंड लगते हैं। फर्क पता लग रहा है, समझ में आ रहा है। इट इज नथिंग बट मेमोरी, लेकिन वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर ही है फॉर दीज ऑपरेशंस। जो उसको साइमल्टेनियसली जो डेटा जल्दी जल्दी चाहिए वो कहाँ स्टोर करता है, उनको यहाँ स्टोर करता है, रजिस्टर्स में छोटी छोटी चिप्स होती हैं। समझ आया, पक्का। वो इनको यहाँ स्टोर कर रहा है, उसने क्या किया, ए और बी सी डी और एफ जितना भी तुमने वैल्यू दिया यहाँ स्टोर किया, ए और बी वाला सी निकाला, फिर यहाँ गया और उसको जो भी नेक्स्ट चाहिए था उसने वो खींच लिया। इसको उसको जगाने की जरूरत नहीं है, ये उसका अपना कंपोनेंट है। ठीक है, ये उसका अपना कंपोनेंट है, इसने इससे नेक्स्ट वैल्यू उठाई, निकाल ली और आगे का एग्जीक्यूशन किया, और पूरा एग्जीक्यूट करके इसने क्या किया, तुम्हें इसने जाकर के पहले मेन मेमोरी में डेटा को स्टोर करेगा, जो भी रजिस्टर में डेटा इसने इकट्ठा किया है, अपना आउटपुट भी वहां पर वो क्या करता है, रजिस्टर में स्टोर करता है, फिर रजिस्टर से वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, और फिर क्या करता है, ये तुम्हें कंट्रोल यूनिट की मदद से आउटपुट डिवाइसेस पे आउटपुट दिखाता है, जो कि क्या होगा, तुम्हारा मॉनिटर। समझ आया, इतना समझ आया। अब देखो इसमें सब डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस तुमको पता है जिससे तुम डेटा एंटर करते हो, राइट। ये एरो है कंट्रोल यूनिट, ये जो ये डार्क लाइंस है वो दिखा रहा है फ्लो ऑफ कंट्रोल, कहां से किस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल किधर से किधर जा रहा है। इस एरो का मतलब है इनपुट डिवाइसेस को सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। एरो की डायरेक्शन ये इसीलिए है क्योंकि इनपुट डिवाइसेस कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट इज कंट्रोलिंग इनपुट डिवाइसेस। समझ आया। फिर और किसको कंट्रोल कर रहा है, इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग योर सेकेंडरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग योर रजिस्टर्स, इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग योर मेन मेमोरी, इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग योर आउटपुट डिवाइसेस। क्या समझा कि तुम्हारा सीपीयू और उसका कंट्रोल यूनिट इज कंट्रोलिंग ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। अंडरस्टूड, समझा। अब जो ये तुम्हारी डॉटेड लाइंस है ये फ्लो ऑफ डेटा दिखा रही है। क्या दिखा रही है, फ्लो ऑफ डेटा। कहाँ से डेटा फ्लो कर रहा है, देखो तुमने इनपुट डिवाइसेस से डेटा दिया, ठीक है, वो तुम्हारी मेन मेमोरी में गया, मेन मेमोरी से उसको एक्सट्रैक्ट करके कहाँ बुलाया गया, रजिस्टर में। सीधे एएलयू में नहीं डाल रहा है, रजिस्टर में उसको कॉपी कर रहा है, ताकि अब नेक्स्ट जो भी कम्युनिकेशन है वो कहाँ से करेगा, वो रजिस्टर से करेगा, उसको मेन मेमोरी तक अब नहीं जाने की जरूरत। ठीक है, अब क्या है, रजिस्टर में स्टोर हो गया, रजिस्टर से एएलयू में गया, एएलयू से रजिस्टर में गया, जो तुम्हारा आउटपुट आया, रजिस्टर ने उसको उठाकर कहाँ पर पेस्ट कर दिया, मेन मेमोरी में। रजिस्टर ज्यादा देर तक डेटा स्टोर नहीं करता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पर करता है, उसका काम डेटा को स्टोर रखना नहीं है। ठीक है, यहां से गया मेन मेमोरी में और वहां पर अब तुम्हारा डेटा क्या रहेगा, स्टोर्ड। ठीक है, और फिर क्या हुआ, मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस पे क्या आ गया, तुम्हारा डेटा शो हो गया। समझ में आया। तो मतलब डॉटेड लाइंस आर डेटा और इंस्ट्रक्शन, एंड जो ये कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल है वो तुम्हारी जो डार्क लाइंस है वो है। आया समझ, पक्का। अब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जो हम उसमें एड ऑन करते हैं, है ना, जैसे तुम्हारी हार्ड डिस्क, तुम्हारी मैग्नेटिक टेप्स, तुम्हारी एसएसडीज, वो सब चीजें तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो नाम बताओ,
ऑक्सिलियरी मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी जिनको अटैच करना पड़े तुमको, ठीक है। क्या है स्पेलिंग ऑक्सिलियरी? आए समझ? सेकेंडरी मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। फिर तुम्हारे पास है इनपुट डिवाइसेस। तुमको पता है इनपुट डिवाइसेस तुम्हारे कीबोर्ड, माउस, ये सब चीजें जहां से तुम क्या करते हो, डेटा को इनपुट करते हो, ठीक है। इसको जब हम इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे तब हम सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारे पेपर के लिए काम आएंगे, ठीक है। अब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस भी तुम जानते हो, मॉनिटर, ये सब प्रिंटर वगैरह, वो जो डिवाइसेस तुमको क्या करे, एक आउटपुट दे, जिसको तुम कुछ नहीं दे रहे हो वही तुम्हें वहीं से जवाब दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस। मेन मेमोरी कौन सी होती है? तुमने 1000 बार उस मेमोरी का नाम ले लिया, रैम एंड रोम। फाइनली रैम एंड रोम। पर तुम्हारा जो भी डेटा स्टोर होता है रजिस्टर से वो रैम में स्टोर होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, यू कैन नॉट एडिट इट, कुछ नहीं कर सकते उसमें, तुम उसको सिर्फ ओपन करके रीड कर सकते हो। उसमें तुम्हारे सिस्टम का सारा फॉर्मवेयर होता है, अगर तुम्हारा रोम खराब हो जाए तो तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पक्का? फिर क्या है, तुम्हारे रजिस्टर्स मेमोरी चिप्स होती हैं, ये छोटी छोटी जो तुम्हारे सीपीयू के अंदर ही पाई जाती हैं। एएलयू क्या होता है, जहां पर तुम्हारे सारे लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह सब होता है। कंप्यूटेशंस, कंट्रोल यूनिट, जो तुम सीपीयू का वो हिस्सा जो सारे के सारे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आया समझ? कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ आया? पक्का? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? अब ये तुमको ऊपर ऊपर से सब पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाऊं तो मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि what part of your CPU controls the whole hardware? Exactly. Which part of CPU is responsible for performing logical and arithmetic operations? हाँ. Which is the fastest memory available in our system? समझ आ रहा है? ठीक है. What is the memory available in the CPU of your system? Registers. समझ आ रहा है? इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। फिर व्हाट इज द मेमोरी एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन योर सीपीयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी? रजिस्टर्स। सेकेंडरी मेमोरी बफर का काम नहीं, बफर मतलब जो थोड़ा सा तुमको वक्त दे, है ना, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी चीज को रख ले और फिर तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे उस चीज को यूज करने के लिए, फिर तुम उसको वापस रिटर्न कर दो, ऐसा बफर सॉर्ट ऑफ, ठीक है। समझ में आया? देखो कितने सारे क्वेश्चंस एक कहानी से बन रहे हैं, जो कि तुम्हें कौन समझा रहा है, एक फ्लो चार्ट। तो जब भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को तुम रिवाइज करोगे तो तुम इसी फ्लो चार्ट से रिवाइज करोगे, इसी तरीके से कि मेन मेमोरी क्या है, तुम इसको आगे एरो बना करके बेशक एक पेंसिल से पेन से लिख लो, जो मेजर चीजें जैसे सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम वही लिख लो ऊपर। इसको अलग से नोट्स बनाओगे तो नोट्स को रीड करना पड़ेगा, डायग्राम तुम्हारे दिमाग में ज्यादा आसानी से बैठेगी, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। अच्छा, अब हमें अगर कोई पूछता है कि इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है, इनपुट डिवाइसेस का काम तुमसे डेटा लेना और उस डेटा को कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में उस तक देना, ठीक है। जैसे हम कीबोर्ड में हमें कीज दिख रही हैं, हमें क्या दिख रही हैं, कीज दिख रही हैं, लेकिन जब तुम प्रेस करते हो कंप्यूटर को नीचे ए थोड़ी बनता है ना, नीचे एक सर्किट है जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, सॉकेट से होते हैं जो प्रेस होते हैं, है ना। अगर कभी किसी का वो की टूट गया हो कीबोर्ड का, उसने उठाकर देखा तो नीचे एक प्रेस करने के लिए ना एक वो होता है ऐसे डॉट सा होता है, ठीक है। उसको वो प्रेस होता है तो एक पर्टिकुलर सिग्नल जाता है कंप्यूटर को, तो वो बाइनरी फॉर्म में ही सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती है और वो उसको क्या कर पाता है, सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस तुमसे डेटा लेना उसका काम है, उस डेटा को कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में कंप्यूटर को पास करना उसका काम है, ठीक। समझ में आया?
तुमको इसी तरीके से याद रखना है। इनपुट डिवाइसेस में अगर सवाल पूछा जाता है तो वो डिवाइसेस के ऊपर पूछा जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस में सवाल पूछा जाएगा डिवाइसेस के ऊपर पूछा जाएगा। उनकी फंक्शनैलिटी पे बहुत रेयर होता है कि सवाल पूछा जाए, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, ठीक है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कर क्या रहा है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से उसकी रीडेबल फॉर्म में डेटा लेगा और तुम तक तुम्हारी रीडेबल फॉर्म में पहुंचा देगा। समझ में आया, ठीक है। फिर अब अलग अलग तरीके के आउटपुट डिवाइसेस हमने बना दिए। प्रिंटर का काम प्रिंट करके देना, स्क्रीन पे मॉनिटर का काम दिखाना, सिर्फ शो करना चीजों को। फास्टेस्ट मेमोरी तुम्हारी रजिस्टर है। बफर मेमोरी उसको तुम ऐसे करके बिल्कुल ही डेजिग्नेटेड नाम की तरह नहीं बोल सकते। वो मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था क्योंकि वो काम बफर की तरह कर रहा है, थोड़ा सा टाइम देता है मेन मेमोरी और सीपीयू को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो उनके बीच में एक बफर की तरह वो एक्ट कर रहा है। उसको बफर मेमोरी स्पेशली बुलाया नहीं जाता है। रोहित, फास्टेस्ट मेमोरी इज रजिस्टर, बट उसको बफर मेमोरी आप कोट नहीं कर सकते। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका क्या काम है? कंट्रोल करना, लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैंडल करना, इंस्ट्रक्शंस का फ्लो थ्रू दी आर्किटेक्चर, डेटा का फ्लो थ्रू दी आर्किटेक्चर। दिखा रहा है ना तुमको, डेटा फ्लो कर रहा है, कंट्रोल फ्लो कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस फ्लो कर रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? तुम्हारा सीपीयू। मेन मेमोरी तक डेटा पहुंचाना, मेन मेमोरी से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ये सब सीपीयू कर रहा है। एक एक्सट्रैक्ट की तरह तुम चीजें याद रख सकते हो ना, जैसे मैं तुमको कहानी की तरह समझा रही हूँ, ऐसे याद रख सकते हो ना चीजें। बस ऐसे ही रखनी है याद, कि तुमको यही रखना है। फ्लो पता होना चाहिए, आंसर बना लोगे तुम, ठीक है। समझ आया? पक्का? अच्छा, हम सीपीयू को एक और नाम से जानते हैं, बताओ क्या? थोड़ा आप ऊपर की लेवल का बताओ, मैंने बताया तुमको कल। आज हम सीपीयू को सीपीयू की फॉर्म में कहाँ यूज कर रहे हैं? आज हम उसको किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू का दूसरा नाम है। और अगर माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं हम, और क्या है वो? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। समझ आया? माइक्रो प्रोसेसर तो तुमने देखा भी था, मदरबोर्ड्स आने लगे ना तुम्हारे सिस्टम में अब, उसी के ऊपर अटैच आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। समझ आया? एएलयू तुमको पता है क्या करता है? सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस एएलयू करता है, तुम्हारा कंट्रोल यूनिट सब सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक। समझ आया? मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। बहुत लंबे वक्त के लिए स्टोर करना हो तो हम कहाँ डाल देते हैं उसको? सेकेंडरी में, क्योंकि वो क्या करता है, वो फुल हो जाता है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रैम रोम में हम वो डेटा रखते हैं जो हमको कुछ वक्त के लिए उस सिस्टम में चाहिए होता है। मतलब हम फोटोज वगैरह भी जब रैम रोम में रखते हैं ना, जब वो फुल हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको हार्ड ड्राइव में डाल देते हैं, हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं मोस्टली हम, है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी ज्यादा होती है और हमारी मर्जी की भी होती है। आजकल तो फोन में भी आते हैं ना एसडी कार्ड्स, आते हैं ना। वो क्या होता है, एक तरीके से तुम्हारे जो सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ाना, ठीक है। वो भी हम अटैच करते हैं, बाहर से करते हैं, तो वो भी एक ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मदरबोर्ड, तुमको मैंने मदरबोर्ड दिखाया था। मदरबोर्ड क्या हुआ फिर? एक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसपे बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लाया जाता है ना। जो उस पे ही सारे कंपोनेंट्स तुम्हारे अब क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक। अब उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैं तुम्हारे लिए पिक्चर्स लाई हूँ, मैं तुमको दिखाती हूँ। कहाँ से? ये वहां से यहाँ कैसे आया? अच्छा, देखो, मैंने तुमसे बात की बायोस की। बायोस का दूसरा नाम क्या है? वो तो उसकी फुल फॉर्म हो गई। दूसरा? रोम। बोला ना, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तुम्हारा सारा जो फर्मवेयर है ना, बेसिक जो तुम्हारा सिस्टम रन कर रहा है, वो सारा तुम्हारे रोम में सेव्ड है। तो ये चिप तुम्हारा रोम है। आया समझ?
अच्छा, एक टेस्ट होता है तुम्हारा हार्डवेयर, जो तुम्हारा सिस्टम है ना उस पे परफॉर्म किया जाता है। बायोस ऑन हो गया सपोज, फिर ये क्या करेगा सबसे पहले, क्या करेगा सबसे पहले? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हम इंसान हैं, ठीक है। अब मुझे चल के कहीं जाना है, वॉक करके। सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, मेरे में हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत से मेरा मतलब क्या होता है, क्या मेरी टांगे चल पाएंगी, यही चेक करते हो ना सबसे पहले। कैसे चेक करते हो वो तुम, कि मेरी टांगे चलेंगी कि नहीं? कौन चेक कर रहा है? तुम्हारा ब्रेन चेक कर रहा है, राइट। ब्रेन को कैसे चेक करेगा वो? तुम्हारा न्यूरल सिस्टम, जो वहाँ सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, तुम्हारी बॉडी में सेंसेस होती हैं, वहां से चेक करेगा कि इफ योर लेग्स आर विलिंग टू गो और नॉट। वो अलग चीज़ है, फिर नहीं जा सको, इंसान आराम से चला जाता है कुछ ना कुछ मैनेज करके। बट फर्स्ट चीज इज, मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि एक टेस्ट है जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी भी फॉलो करती है। वो भी चेक करती है कि भाई तुम कहीं जाने के लायक तुम्हारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो है कि नहीं है। जैसे वैष्णो देवी जाता है ना इंसान, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चे को, तू मत जा, नहीं तू मत जा, तू चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है तो बेचारा कमजोर, कुछ खाता पीता नहीं है, तो ये कहाँ चलेगा, नहीं जाएगा। या कुछ लोग घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है मैं नहीं चलूंगा, है ना। तो वो एक तरीके से क्या है, तुम्हारा बॉडी का तुम हार्डवेयर टेस्ट कर लेते हो कि भाई ये नहीं चलेगा, तो मैंने कोई और ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना है, ठीक है। हाँ जी दीपिका, पूछो। माइक्रो प्रोसेसर व्हाट? अच्छा, उस टेस्ट को बोलते हैं पोस्ट। हाँ, काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट सॉर्ट ऑफ ही। ये भी एक टेस्ट है जो बायोस परफॉर्म करता है, तुम्हारे सारे हार्डवेयर को चेक कर लेता है, जितने भी तुम्हारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, चेक कर लेता है। पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, कुछ ऐसा ही है इसका डेफिनेशन। तुम इसको लिख लो, ये आज तक पूछा नहीं गया है, थोड़ा एक लेवल ऊपर हो गया, बट स्टिल इतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है रिमेंबर करने के लिए। कभी भी हो सकता है एसएसबी कुछ नया क्वेश्चन ढूंढे तो ये ढूंढ लेगा, ठीक है। कि जब तुम्हारा सिस्टम ऑन होता है, पहला सबसे पहला टेस्ट क्या परफॉर्म होता है, पोस्ट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे जितने भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है डिवाइसेस, हार्डवेयर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो तुम्हारा बायोस उसको क्या कर लेता है, चेक कर लेता है, सब कुछ सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो वो ऑन होने से पहले क्या करेगा, तुमको एरर दिखाएगा, ठीक है। अगर तुम कभी लैपटॉप ऑन करते हो, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ना ऑन होने में, लेता है, तो एकदम से ऑन नहीं ना होता, वो जो थोड़ा सा टाइम वो ले रहा है वो तुम्हारे सिस्टम को चेक कर रहा होता है कि इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, क्या मुझे कुछ मतलब एरर डिस्प्ले करना है कि नहीं। अगर कोई एरर होगा तो देखना वो तुमसे पूछता है, मैं मतलब ऐसा कुछ एरर दिखा रहा है, क्या मैं विंडोज को नॉर्मली स्टार्ट करूं, तुमसे पूछता है। अगर तुम उस एरर को उसी समय रेक्टिफाई करना चाहो तो तुम ऊपर वाला ऑप्शन चुनो, अदरवाइज नॉर्मली स्टार्ट करो, वो उसको इग्नोर करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया? पक्का? ठीक है। ये क्या है, सीमॉस बैटरी, इसका क्या काम है? हाँ, मतलब दोनों को समझी नहीं, फिर से बोलो। आपने क्वेश्चन किया था ऑल्सो नोन है सीपीयू। यस यस, करेक्ट, सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर। बोलो क्या हाइब्रिड? कौन सा, ये वाला बैटरी? हाइब्रिडली एज इन मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन तो दो, तब जानू ना कि बोल क्या रहे हो। अच्छा, उसका कंपोनेंट बोल रहे हो, मतलब किससे बनाई जाती है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, मैं चेक करके बता सकती हूँ, ऐसे मैं सेम पेज पे आ नहीं पा रही हूँ। बाकी तुम मुझे लिख के दे देना एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो, तो मैं चेक करके तुमको कर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आगे, सीमॉस बैटरी का काम है, जब तुम्हारा सिस्टम ऑन हुआ तो वो क्या करता है, बायोस को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। पावर सप्लाई करता है उसका काम स्टार्ट करने के लिए। समझ आया? पक्का? ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो उस पे थी तुम्हारे, किस पे, मदरबोर्ड पे, तो वो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब बसेस होती हैं हमारे सिस्टम पे, बसेस होती हैं, मतलब वो क्या है, एक तरीके से पाथवे है,
मतलब एक रास्ता है जहाँ से सारा जो डेटा वगैरह इंस्ट्रक्शंस वगैरह फ्लो करता है वो, जैसे एरो वगैरह तुमको दिखाया ना, वो एक तरीके से बसेस का ही पाथ था, ठीक है। वहां से वहां कनेक्शंस बिल्ड करना और वहां से वहां इंफॉर्मेशन का जाना, इंस्ट्रक्शन का जाना, वो बसेस के थ्रू होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ सिस्टम बसेस होती हैं, क्या होती हैं, वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को, जो तुम्हारे सिस्टम के मेजर पार्ट्स है ना, जो सिस्टम जैसे जो तुम्हारे सिस्टम को रन करने के लिए जो पार्ट्स यूज होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी वाले पार्ट्स नहीं, जैसे तुम्हारा सीपीयू को कनेक्ट कर रहा है तुम्हारी मेन मेमोरी से, मतलब ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट्स हैं वो को उन तक कौन सी बसेस कनेक्ट करती है, इंटरनल बसेस। कौन सी? इंटरनल बसेस। फिर हमारे सिस्टम पे इतना ही तो डेटा नहीं होता ना, इतनी ही चीजें तो नहीं लगी हुई हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी लगाने लगे, हम कीबोर्ड माउस, हम एक्सपेंशन स्लॉट्स, ग्राफिक कार्ड्स, ये सब लगाते हैं। सुना है ना ग्राफिक कार्ड्स वगैरह, तुम जो आजकल गेमिंग वगैरह होती है उसके लिए भी ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, तुम्हारी वीडियोस वगैरह प्ले करने के लिए आते हैं, हम पेन ड्राइव्स लगाते हैं, उस सब के लिए भी तो तुमको एक बस चाहिए, वो सब भी डेटा इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करना चाहिए ना। उसके लिए कौन सी बस होती है? एक्सटर्नल बस। नाम से ही तुम समझ जाओगे, जो तुम्हारे सिस्टम के अपने कंपोनेंट्स है उसके थ्रू कम्युनिकेशन के लिए हम इंटरनल बस यूज करते हैं। जो तुम बाहर से लगा रहे हो ना उसको, जितनी भी चीजें उसके कम्युनिकेशन के लिए एक्सटर्नल बसेस होती हैं, ठीक है। काम सेम है, कंट्रोल उनको कंट्रोल यूनिट ही करेगा, लेकिन पाथ अलग है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि अब ऐसा क्यों किया हो सकता है, अगर हम अपना दिमाग लगाए, ऐसा क्यों किया हो सकता है कि अगर तुम्हें एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाने हैं तुम्हारे सिस्टम में, जरूरी नहीं है हर इंसान सेम चीज लगा रहा है, राइट? जरूरी नहीं है कि हर एक स्लॉट पे लगाई जाए चीजें, कोई इंसान पर्टिकुलर स्लॉट यूज कर सकता है, एक स्लॉट यूज कर रहा है बाकी के नहीं यूज कर रहा है ना। तो अगर वो इंटरनल बस ही वो काम कर रही होती तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती, बहुत सारा उसका जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो जाता। तो इसलिए क्या किया हुआ है, इंटरनल बसेस का काम है जो बेसिक फंक्शनैलिटी है तुम्हारे सिस्टम की, जिसकी वजह से वो ऑपरेट ही करना बंद कर जाए, वो चीजें तुम्हारी इंटरनल बसेस हैंडल करती है, और जो बाकी का तुम्हारा एक्स्ट्रा ट्रैफिक रहता है वो तुम्हारी एक्सटर्नल बसेस हैंडल करती हैं। समझ आया? पक्का समझ आया? अब एक चीज हमें पढ़नी है, वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या पढ़ना है? ये, हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डीपली पढ़ेंगे, वहां पर हम बसेस को भी रीड करेंगे, ठीक है। अभी एक तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तुमको पता हो कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, फिर हम उसके अंदर घुसे तो समझ में आता है, ठीक है। अब क्या है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन साइकिल समझा रही हूँ। मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने का कोई तरीका होना चाहिए, मतलब सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा वो तुमको पता होना चाहिए, राइट? पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है तुमने डेटा दिया, उसने मेमोरी में एकदम से डाला, फिर उसकी मर्जी, वो पहले उसको स्टोर कर ले फिर उसको वो एग्जीक्यूट कर ले, ऐसा नहीं होता। वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। और वो पैटर्न तुम्हारा ये है, लिख लो, बना लो इसको। नो, रोम सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, वो भी एक प्राइमरी मेमोरी है। हाँ रैम जो है वो जैसे पावर सप्लाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर पावर सप्लाई चला जाए तो तुमने जो डेटा सेव नहीं किया है वो चला जाएगा, पर उसको शॉर्ट टाइम मेमोरी नहीं बोल सकते। अगर पावर सप्लाई है और तुम्हारा सिस्टम अप एंड रनिंग है, तुम्हारा काफ़ी देर तक वो मेमोरी में डेटा जो है वो रहेगा, उसको सेव कर लो फिर तो डिलीट भी नहीं होगा पावर सप्लाई जाने के बाद। तो लेकिन रोम इज़ नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी, वो भी तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी ही है, बस उसको तुम रीड ओनली मेमोरी समझो, उसको तुम लिख नहीं सकते, दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर राइटिंग। लिख लिया? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तुमसे बसेस की बात की, बसेस बनी किससे होती हैं? तुमको ये समझ में आया उनका काम क्या है, कि फ्लो ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस, ये सब कंट्रोल वगैरह हैंडल करना, लेकिन बसेस बनी किससे होंगी? वो तो कनेक्शन हुआ, उसका मतलब बनने का मटेरियल क्या है? अच्छा ये सब छोड़ो नहीं, सिलिकॉन चिप्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से स्विच है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है,
ये फैन तक इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे जा रही है? तो बसेस भी वायर है, क्योंकि तुम्हारी जो सिस्टम है उसमें सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स प्रोसेस हो रही है। हाँ, अंदर तो सिग्नल की फॉर्म में आगे बढ़ेगा ना, सिस्टम तुम्हारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी, लेकिन जो वो फ्लो हो रहा है वो तो सिग्नल की फॉर्म में होएगा। समझ में आ रहा है? तो वो थ्रू किससे होता है? वायर्स। और एक एक वायर मतलब बंच ऑफ वायर से तुम्हारी बसेस बनी है। पर्टिकुलर वायर मतलब वन वायर विल कैरी ओनली वन बिट ऑफ डेटा। हाँ, मतलब जैसे तुमने डेटा दिया, तुम्हारे कीबोर्ड में प्रेस हुई की, उसने क्या किया, डेटा बस से वो कंट्रोल यूनिट तक क्या ले गया कि भाई मैं मेमोरी में क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल यूनिट एक्टिव हुआ कि कंट्रोल करना है, कीबोर्ड से कुछ आ रहा है, और मेमोरी तक क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे हाँ, तुम जैसे मतलब 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 8 डिफरेंट वायर्स उस एक बाइट को लेकर के जाएंगी कहाँ, मेमोरी में। समझ में? मतलब एक अगर मैं बस की बात करूं, सपोज ये एक बस है, इसमें डिफरेंट वायर्स होंगी इस तरीके से। ठीक है, फिर ये क्या है, एक एक वायर एक एक बिट ऑफ डेटा को फर्दर लेकर के जाएगी आगे। समझ में आया? ठीक है, जैसे केबल्स होती है नॉर्मल, ये अंदर अगर खोलकर देखी होगी कभी तुमने, तो ये भी वायर्स की बनी होती है। ठीक है, बस वैसा ही सिस्टम है इसका भी। किसी ने कभी देखा है लैपटॉप वगैरह खोल के, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ खोल के देखा है? बड़ा छोटा छोटा वायरिंग होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर ना, तुम ऐसे उसको देख नहीं सकते। बहुत बड़ा सिस्टम हो तो शायद दिख भी जाए, ऐसे देखना बहुत पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सर्वर्स वगैरह में जो बाहर वायर्स होती है वो तो मोटी मोटी होती है, वो दिख जाती है। जो अंदर मदरबोर्ड पे वायर्स होती है ना, वो बहुत ऐसी होती है, क्रूशली डिजाइंड होता है वो, अंदर ही सिस्टम बोर्ड के अंदर ही वो ऐसा लगता है जैसे प्रिंटेड है सब कुछ, प्रिंटेड नहीं होता है बट वो। ठीक है, तो वैसे ही करके उसमें फीडेड होता है। तुम्हें बस पता होना चाहिए बसेस किसकी बनी होती है, वायर्स की बनी होती है, और 1 वायर विल कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, लिख लो कहीं, लिख लिया? 1 वायर इज इक्वल टू 1 बिट ऑफ डेटा। 1 वायर डेटा बस के केस, सॉरी बसेस के केस में 1 वायर विल कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। बिट लिखना, बाइट नहीं लिखना। पता है ना 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, एसएसबी पूछता है 1 nibble is equal to how many bits, 1 byte is equal to how many bits, how many bits is a nibble? Four bits is 1 nibble, 8 bits is 1 byte, हाफ होता है बाइट का। ठीक है, ये निबल वाला पूछा है एसएसबी ने पहले सवाल, निबल 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। और निबल ऐसी चीज है जो पढ़ाई नहीं जाती आसानी से, मतलब बहुत रेयर होता है कि तुमको निबल से कोई शुरू करे, क्योंकि हम उतना यूज ही नहीं करते, हम मोस्टली 8 बिट ऑफ डेटा यूज करते हैं, तो निबल कोई बताता नहीं है। तो जब ये फर्स्ट टाइम आया तब बहुत लोगों ने गलत कर दिया था, उनको लगा सबसे बड़ा ही निबल होगा, तो उन्होंने 16 ऐसे करके ना 24 वो उनको मार्क कर दिया, बट वो 4 था। हाफ ऑफ अ बाइट इज अ निबल। ठीक है, समझ आया पक्का? अब देखो इसमें क्या है, तुमने इंस्ट्रक्शन दी, इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दी। फेच वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को एक्वायर कर लेना, रख लेना, पकड़ लेना, मतलब इस तरीके का। मतलब जैसे ये मुझे कुछ दे रहा है, कॉपी दे रहा है, मैंने इससे कॉपी ले ली, मतलब ये कॉपी मुझे पास कर रहा था, हाँ करो पास, वापस छीन रहा है वो कॉपी मुझसे अच्छा, कॉपी मैंने ले ली, तो ये क्या हुआ, मैंने फेच की कॉपी। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ फेच किया, क्या इंस्ट्रक्शन, मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू तुमने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने क्या किया, उसको फेच किया, ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारे इंस्ट्रक्शन साइकिल का। ठीक है, फिर उसने उसको डीकोड किया, डीकोड का मतलब है समझने की कोशिश की कि मेरे को करना क्या है। सपोज इंस्ट्रक्शन थी a+b, इस इंस्ट्रक्शन में उसको करना क्या है, इस इंस्ट्रक्शन में उसको करना क्या है एग्जैक्टली उसको समझना पड़ेगा ना कि मुझे एडिशन करना है, तभी तो वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये क्या किया उसने, डिकोड किया इंस्ट्रक्शन को कि मैं अब ये मुझे डेटा दिया है, अब मैं इनका एडिशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, फिर रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। एड्रेस फ्रॉम मेमोरी मतलब अगर तुम्हारी बहुत बड़ी मेमोरी है, वो डिवाइडेड होती है,
मतलब उसमें ना एड्रेसेस होते हैं डिफरेंट फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में एड्रेसेस होते हैं जो मतलब तुम्हारी कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या करेगी, मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अब इसको कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ जाऊं और मैं वो जा करके वहां से मेमोरी को फेच करूं? तो ये क्या करेगा, पहले एड्रेस रीड करेगा, इस तक भी वो इन्फॉर्मेशन आती है क्योंकि बसेस के थ्रू ही सब हो रहा है ना, अंदर तो सब कनेक्टेड है। फिर ये रीड करेगा कौन से मेमोरी एड्रेस से मुझे इंफॉर्मेशन पढ़नी है, कौन से मेमोरी एड्रेस से मुझे इंफॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके खींच करके क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा और फिर से किस पे जाएगा, फेच इंस्ट्रक्शन पे। मतलब यहां पर उसका क्या हो गया, खत्म हो गया एक इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर उसने दूसरा शुरू कर दिया, फिर से फेच इंस्ट्रक्शन पे गया, फिर से वही एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको डीकोड कर रहा है और इस तरीके से परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब जब बोला जाता है कि एट अ टाइम आप एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम सॉल्व कर रहा है, हमने बोला ना एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम वो क्या कर लेता है, कंप्यूट कर लेता है। टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, वो सब जो हमने बात की थी, उसमें क्या होता है, ये कर दिया उसने तो उसका एक हिस्सा फ्री हो गया, जिस पर्टिकुलर हिस्से का सीपीयू में काम था फेच करना इंस्ट्रक्शन, जब उसने ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए कर दिया और वो डीकोड पे आ गया, डीकोड पे आ गया इंस्ट्रक्शन, अब उसने डीकोड भी कर दिया, वो अब क्या कर रहा है, मेन मेमोरी को रीड, एड्रेस को रीड कर रहा है। वो उसका काम नहीं है ना, उसमें तो उसको कुछ लॉजिकल काम करना नहीं है, उसने बसेस का इस्तेमाल करना है और वहां से क्या करना है, एड्रेस पे जा करके फेच करना है ना इंस्ट्रक्शन को। तो ये दो करने के बाद वो फ्री हो गया, ब्रेन तुम्हारा थोड़ा फ्री हो गया, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए यही काम परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तब तक वहां से ये काम कर चुका होगा वो, फिर वो ये काम कर चुका होगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इस पे पहुंचेगा और तीसरी इंस्ट्रक्शन का वहां पर। इस तरीके से होती है पैरेलल प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग जो होती है वो ऐसे होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, उसके तुम यहां पहुंचे हो तब तक दूसरा वाला जो है वो इनिशिएट हो जाता है, यहां से इनिशिएट हो जाता है, तो मतलब तीसरे का वो लास्ट के स्टेज पे है उसको एग्जीक्यूशन के, नेक्स्ट उसने इनिशिएट कर दी, उसका यहां पर पहुंचा तो तीसरी इनिशिएट हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब एट अ टाइम वो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो फंक्शन एक इंस्ट्रक्शन के लिए एट अ टाइम एक ही कर रहा है, वो साइकिल खत्म होने से पहले वो दूसरा साइकिल शुरू कर रहा है। तो इस तरीके से हम उसके रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं और हम एक साथ बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं। आया समझ, पक्का। इसके साथ तुम्हारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। तुम इसको रीड करो, कल मैं तुमसे इस पे सवाल पूछूंगी और कुछ सवाल अगर बनते हैं तो वर्कबुक की तरह तुमको दे दूंगी, जो तुम फिर यहाँ क्लास में क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस पे। कंप्यूटर अगर तुमने एक हफ्ते तक रिवाइज नहीं किया, इट विल ऑल लुक एज न्यू सब्जेक्ट ओनली, याद रखना। कंप्यूटर इज ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स, ठीक है। तुम्हारे पास, तुम्हें एसएसबी में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसमें तुमने कंप्यूटर पे जाकर के प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म नहीं करना है, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें वही याद रख करके क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इफ यू डोंट रीड इट फॉर अ वीक और मोर देन अ वीक, इट विल लुक लाइक अ न्यू सब्जेक्ट, याद रखना। और अगर तुम इसको आज घर जाकर एक बार रिवाइज कर रहे हो, कल तुम दूसरी बार कर लो, फिर हफ्ते बाद तुम रिवाइज कर लो, इट विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर लास्टिंग टाइम, ठीक है। क्योंकि हम साथ साथ में लिख भी रहे हैं तो इट इज ऑलरेडी एक डबल तरीके से ना तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, फीड हो रही है। लिखना इज अ मस्ट, क्योंकि तुम्हारी आंखें विजुअलाइज करती हैं, कान सुन रहे होते हैं, हाथ लिख रहे होते हैं और ब्रेन उसको रीड कर रहा होता है। तो तुम 4x इंटेंसिटी के साथ चीजों को क्या करते हो, याद करते हो। तो इट इज अ स्ट्रैटेजी कि जब भी तुम कोई चीज याद करो, राइट इट डाउन, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस में वो चीज क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। जस्ट इन केस तुम पेपर में कभी भूल जाओ, एमसीक्यूज के केस में तुम भूलोगे नहीं, पहली बात, क्योंकि ऑप्शंस विल मेक यू रिकॉल कि इसका क्या जवाब था। एक ऑप्शन तुमको हमेशा फेमिलियर लगेगा अगर तुमने वो ढंग से चीज लिखी है, सुनी है, पढ़ी है और रिवाइज की है। वन ऑप्शन विल ऑलवेज लुक लाइक होम, वो हमेशा तुम्हें फेमिलियर लगेगा, तो वही तुम्हारा आंसर भी होगा, ठीक है। और अगर तुम कोई ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद कर रहे हो, कोई लंबा क्वेश्चन है, तो उसका भी यही तरीका है, यू शुड मेक श्योर दैट यू राइट इट इन योर ओन राइटिंग वंस, ठीक है। उसको पढ़ लो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, देन राइट इट डाउन समवेयर, अपने हाथ से, अपने कानों। और जब तुम लिख रहे हो तो कोशिश करो कि तुम पढ़ पढ़ के लिखो। लिखते हो ना, सपोज एक लाइन लिख रहे हो कि सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, या सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, तो जब तुम उसको लिख रहे हो, जो चीज लिख रहे हो उसी को रीड करो। सेकेंडरी वर्ड लिख रहे हो, सेकेंडरी रीड करो और वेट करो अपने हाथ से वो लिखना फिनिश करने के लिए, और उसको पढ़ते पढ़ते लिखो।
वो चीज़ क्या होती है, तुम्हारी आंखों में रहती है, तुम्हारे जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा जो दिमाग उसको सोच रहा है, तुम्हारे कान उसको सुन रहे हैं, हाथ रिफ्लेक्सेस से लिख रहे हैं, तो सम पार्ट ऑफ योर बॉडी विल मेक यू रिकॉल दैट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? इसको एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना। मैंने इसमें निचोड़ ये था कि क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ तो कंप्यूटर के लिए बोल रही हूँ, 1 वीक 3 रिविजन्स ऑफ एवरी लेक्चर एंड इट विल स्टे इन योर हेड। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 वीक 3 लेक्चर्स इज अ मस्ट। समझ में आया? और जो तुमको बोला था, हर लेक्चर के साथ तुमको ना शॉर्ट होते जाएंगे नोट्स, तुमको पता रहेगा अच्छा ये तो मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठ गया है, ये चीज मुझे याद रहनी चाहिए, ये चीज मुझे याद रहनी चाहिए, उसको हाईलाइट कर दो। तीसरे रिवीजन में हाईलाइट कर देना चीजें, ताकि तुम्हें क्या रहे, याद रहे नेक्स्ट टाइम कि तुमको क्या पढ़ना है जब तुम्हारे पास टाइम कम है। समझ में आया? पक्का? ठीक है, आज की क्लास से कोई डाउट? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।